इसलिए मना ही नहीं है, तुम छोड़ दो का पढ़ना, अब तुम्हारा रोक टोक नहीं है बाबू। अब हम लोग नया कुछ स्टार्ट करेंगे, तो नया में हम लोग क्या स्टार्ट करें? कॉलेज। अरे कॉलेज के बारे में मत पूछ भाई, सपोर्ट खत्म हो गया है बाबू, सपोर्ट हो गया, हम लोग सपोर्ट पे डिस्कशन करेंगे, सपोर्ट का डिस्कशन कर लेंगे। देखो एक बात मैं समझा देता हूं, हर एक बच्चा ध्यान से सुन ले, एकदम पूरा केयरफुली, बार बार मैं समझाता हूं। अभी जिसका एग्जाम है जीटी और माइनिंग सरदार का, ठीक है, डीजीएमएस वाले, केवल और केवल टॉपिक उसी से रिगार्डिंग होगा। जो बच्चों को रिक्वायरमेंट है वो कॉलेज वाला नो डाउट उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। तो कॉलेज का सेफ्टी डिवाइसेस को हम लोग जरूर पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीटी और इसको फोकस करते हुए कुछ टॉपिक ऐसा मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, जो आपका हर जगह कहीं ना कहीं पूछेगा और हर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो तो देखते हैं, इसको लिखवा देता हूं, ठीक है। इसको लिखवाने के बारे में मैं सोच रहा हूं। कोई मुझे जल्दी से भेज सकता है क्या इसका, तुम्हारा क्या बोलते हैं? अरे वाह, कितना टाइम है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स अगर टाइम है तो मैं अगर पढ़ाऊं तो ये पार्ट खत्म कर पाएंगे? बिल्डिंग केबल, फिजिकल केबल, कोर होता है, ये होता है, अर्थ लीकेज होता है, 650, 580, 58, बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा है। अगर वोल्टेज वाला पढ़ाए तो हो जाएगा खत्म, नहीं हो पाएगा यार, तो लंबा है। हैंडल ऑपरेटर्स कुछ आएगा वो हो जाएगा। क्या तुम लोग मैसेज कर रहे हैं बिना मतलब का? क्या तुम लोग मैसेज कर? रुको ना एक मिनट, कोई मुझे भेज सकता है जो मेरा टॉपिक जो छूटा हुआ था पढ़ाने वाला टॉपिक, कोई भेज सकता है? एनीबॉडी? कोई भेजो तो, एनीबॉडी कोई भेजो तो, भेजो, मैसेज करो तो। जो मैंने बताया था कि ये टॉपिक छूटा हुआ है, कोई भेजा था ना स्क्रीन में फोटो? ये है? अच्छा रुको मैं खोज लेता हूँ, तुम लोग मत भेजो यार, छोड़ो, तुम लोग भेजेगा हम ही खोज लेते हैं। माय न्यू नंबर पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे, कैमरा वीडियो पास आ गया। वेरी गुड पिंटू कुमार, थैंक यू सो मच। ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। क्या क्या हैजर्ड्स है? बाइपार्टाइट, ट्राइपार्टाइट, अपॉइंटमेंट हो गया तुम्हारा, कॉलेज बेल्ट कर में रेस्क्यू, अंडरग्राउंड मशीनरी, ओपन कास्ट, ये वाला छोड़ दो, पार्टी हटा जाओ। इधर में तुम्हारा कॉल टाइप, कॉल जियोलॉजी, फॉर्मेशन, केमिकल, रेस्क्यू, एनसीएल, फेंसिंग, फुल फॉर्म, ग्रेड ऑफ। चलो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं सोच रहा था सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से वही लगा, वही पार्ट को करूंगा। लिखो केमिकल कंपोजिशन, हेडिंग केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ अगर बाबू, ये जो है ना, ये वाला हर एग्जाम में पूछता है। सवाल यह था कि सर ये केमिकल कंपोजिशन बोलो, कोई चैप्टर था ही नहीं माइनिंग में मेरा, आप कहां से ले आए? ठीक है, हेडिंग दो। चलो हाँ, जिसको प्रीवियस क्लास कर लेना बाद में बात करना, अभी रहने दो। सुनो केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कभी डिप्लोमा में आपको सुनने को नहीं मिला होगा, तो यहां पर सर कहां से आगे केमिकल कंपोजिशन, क्या चीज है? डियर स्टूडेंट देखो, तुम जब पढ़ते हो ना तो तुम हर जगह देखोगे ना अलग अलग केमिकल का नाम दिया है। कहीं पे पीएटीएन है, कहीं पे टीएनटी है, कहीं ऑक्सालाइट है, कहीं पे पोटेशियम पैलेडियम सल्फेट के बारे में दिया है, कहीं पे क्या बोला है, कहीं पे क्या बोला है, अलग अलग केमिकल के बारे में यूज होता है। तो नोट्स 2.1 में जितना भी केमिकल है ना सबको एक जगह लिख। अब ये जो बच्चा जीटी एग्जाम देने जा रहा है ना, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं एक आध सवाल तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, पूछेगा ही पूछेगा आपसे। अब तुम देखो खुद समझ में आ जाए कि हाँ सर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मेरा जो बेस्ट लेवल का था ना, जहां जहां तुम भी अगर बोलोगे सर ये चीज छूट रहा है तो उसका भी मैं बता दूंगा। तो मैं जितना पढ़ा हूं, जितना मैं समझाऊं, उस हिसाब से मैंने इस नोट्स को तैयार कर दिया है जो बेस्ट हो सकता है। हर एक चीज के ऊपर हम लोग केमिकल को लिखेंगे, ये हर एग्जाम, सरदार, ओवरमैन, तुम डीजीएमएस, यूपीपीएससी, माइंस इंस्पेक्टर, ठीक है, किसी भी सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, कोई भी एग्जाम में जाओगे ना तो इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये क्या है, निचोड़ है। नोट्स 2.1 क्या होता है? निचोड़ होता है बाबू, निचोड़ है। ये केमिकल क्या है? निचोड़ है। तो हम लोग निचोड़ को करने वाले हैं, तो हम लोग निचोड़ के बारे में जानेंगे, क्या होता है नहीं होता है, हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल का नाम लिखेंगे और उसका पर्पस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहला केमिकल का नाम लिखो ऑक्सालाइट, मैं कैपिटल में लिखूंगा ताकि आप स्पेलिंग गलती मत लिखो। HOPCALITE। तुम सोचा होगा कि सर इसके बारे में हम पढ़े थे जरूर जीटी के टाइम। जो बच्चा जीटी एग्जामिनेशन ईमानदारी से पास किया है तो ये जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑक्सालाइट, ठीक है, ऑक्सालाइट। तो ऑक्सालाइट के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ऑक्सालाइट क्या होता है, क्या काम होता है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे यूज किस में होता है? ये SCSR में होता है। किस में होता है? SCSR। इसका पूरा नाम क्या है? सेल्फ कंटेन
सेल्फ कंटेन सेल्फ रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर ये कौन सा टाइप है? ये ओपन टाइप। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, ये ओपन टाइप होना चाहिए, ओपन टाइप होना चाहिए, ओपन टाइप मस्ट है। ओपन टाइप जो होता है उसमें यूज होता है। अब सवाल ये आता है, थोड़ा सा इस बारे में बेसिक बताता हूं कि सर SCSR भी ओपन टाइप होता है क्या? SCSR इस पे क्लास है आप लोग को बाबू, SCSR ब्रीदिंग ऑपरेटर सेल्फ कंटेन सेल्फ रेस्क्यूअर ऊपर एक अलग क्लास मिलेगा आप लोग को। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि इस तरह के जो ऑपरेटर्स है तीन मेनली है, तीनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक होता है सेल्फ कंटेन सेल्फ रेस्क्यूअर, एक होता है SCBA सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर, और एक होता है रिवाइविंग ऑपरेटर या फिर रिससिएटिंग ऑपरेटर। ठीक है, रिवाइविंग ऑपरेटर या रिससिएटिंग, तीन तरह का ऑपरेटर होता है। उसमें से जो सेल्फ कंटेन सेल्फ रेस्क्यूअर है दो तरह का होता है, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। तो ये होता है दो तरह का। ठीक है, अब एक सवाल, जो ओपन टाइप के ऊपर ना हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन का यूट्यूब में वीडियो डाल दिया, बहुत बच्चा देखा होगा उस चीज को, बहुत बच्चा नहीं भी देखा होगा। तो जो देखा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, जो नहीं देखा वो जाके देखो। ओपन टाइप के बारे में मैंने अच्छा समझाया क्या होता है, कैसे काम करता है नहीं। लेकिन इसमें से कौन सा टाइप, ओपन का मैं SCSR का मैं क्लोज टाइप को समझाया, ओपन वाला नहीं। सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर का मैंने क्लोज टाइप के बारे में समझाया। तो बोलोगे सर ओपन वाला काहे नहीं समझाया, क्यों नहीं समझा, अभी समझ में आएगा। देखो, तो ये क्या होता है, ओपन टाइप में यूज होता है। तो ये क्या होता है, ओपन टाइप ऐसा सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर है जो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर। बोलोगे सर कौन सा एटमॉस्फेयर, तो जनरल एटमॉस्फेयर के ऊपर। उसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, CO 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन 17% से कम नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नॉट लेस देन 17%, CO नॉट एक्सीड 1%, ऑक्सीजन नॉट लेस देन 17%। तब जाकर ओपन वाला काम करेगा। तब कौन काम करेगा, तब ओपन वाला बोलेगा हाँ भाई चलो मेरा लेके तुम लेके जा सकता, हम काम करेंगे। तो तुम बताओ ऐसा क्या आग लग जाए तो जरूरी है कि ऑक्सीजन 17% होगा? 17% होगा तो आदमी का जरूरत ही क्या है? 17% ऑक्सीजन, ऐसे तो 12% में आदमी जिंदा रहता है। 1% CO तो आदमी तो बीड़ी के माध्यम से पी लेता है। सिगरेट में 1% CO, सिगरेट जैसा स्मोकिंग में, डस्ट में, फायर जहां चूल्हा धरा तो उसमें 1% ज्यादा CO रहता है। तो CO 1% की कोई वैल्यू नहीं था। तो ओपन सर्किट क्या है ना कि मतलब हमको खुद समझ में नहीं आया कि किस तरह का ऑपरेटर, मैं कभी देखा नहीं, इसमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर मतलब मुझे समझ में नहीं आया 17% ऑक्सीजन मिनिमम चाहिए, CO 1% से ज्यादा नहीं, क्या है ये? 3% CO तक ये ठीक ठाक काम करता था, बताओ। तो ये पूरी तरह बैन कर दिया, बोले जा ऐसा ऑपरेटर का जरूरत ही नहीं, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला है। मुझे भी लगता है ऐसा ही, बेवकूफ बनाने वाला चीज। तो अभी क्या निकाला, अभी निकाला क्लोज टाइप। क्लोज मतलब कोई मतलब नहीं, CO क्या रहे, ऑक्सीजन क्या रहे, इट्स नॉट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता है। ये सवाल से पूरा को पॉइंट, इस क्वेश्चन से पूरा को पूरा हटके टॉपिक। तो अभी क्या निकाला, क्लोज टाइप निकाला। क्लोज टाइप में क्या क्या होता है, CI30 जो यूक्रेन का मॉडल है, हमने इस पे बहुत अच्छा वीडियो बना के मैं अपलोड किया हूं। इसके बारे में डिटेल्स जानना है जाके वीडियो में देखो, वहां पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर। पहले तो एक बात बताना ही भूल गया, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर चीज है क्या? सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर चीज क्या होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है ना, जैसे खदान में आग लग गया, मान लो तुम इमेजिन करो आग लग गया, तो तुम क्या करोगे, भागने लगोगे, सर आग आग आग। तुमको बच के बाहर निकलना है सभी लोगों के साथ। तो बच के कैसे निकलोगे, उसी के बारे में सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर है। खदान में काम करने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे डिग्री 1 माइंस हो, 2 और 3 हो, सभी को सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर पहन के जाना अनिवार्य है। सभी लोग पहन के जाएंगे, और जब कभी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसी ऑपरेटर्स को पहन के बाहर निकले। तो ओपन वाला बैंड है, क्लोज वाला सब पहन के जाते हैं, उसी को पहन के बाहर निकलते हैं। इसका जो वेट होता है जब तुम खोल के इस्तेमाल करते हो लगभग 1.2 kg होता है, और 30 मिनट्स तक चलता है एक बार यूज करने समय। तो 30 मिनट्स वाला सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये आता सर, ये अगर ये तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जो केवल रेस्क्यू ट्रेन पर्सन RTP रेस्क्यू ट्रेन पर्सन द्वारा ही केवल इस्तेमाल होगा। वो क्या करेगा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का इस्तेमाल करे तो क्या करेगा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन अगर पहने तो क्या करेगा, वो पहन कर थोड़ी ना कहीं मेला घूमने जाएगा यार, वो रेस्क्यू करेगा। ऐसा थोड़ी ना जाएंगे मेला में दिखाएंगे सबको, देखो एक आए हैं हम भी, वैसा नहीं होता है। वो क्या करेगा, रेस्क्यू वर्क के लिए, मतलब रेस्क्यू और रिकवरी वर्क करना होती है। तो सवाल यह आता है कि सर इसमें अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है ड्यूरेशन का। ये 30 मिनट चलता है, ये लगभग 2 घंटा चलता है। इसका ड्यूरेशन 30 मिनट का, और ये कितना 2 घंटा चलता है, मिनिमम 2 घंटा चलता है। तो 2 घंटा चलेगा तो ज्यादा देर तक आदमी काम कर पाएगा। 30 मिनट वाला पहन के जाओगे काम करने के लिए, पता चला जाते ही बुझ गया, ले ठीक है। तो तुम जो रेस्क्यू करने गया तो फिर पता चला 4 आदमी मिलकर तुमको रेस्क्यू करके ला। तो 30 मिनट वाला पहन के रेस्क्यू नहीं करना है, केवल अपने आप को बचा के निकलना। और
और ये 2 घंटा वाला था, इसमें रेस्क्यू रिकवरी वर्क होता है, यहां से हम लोग करते हैं। हम लोग रेस्क्यू एंड रिकवरी जब रेस्क्यू चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद होता है RA, रिवाइविंग ऑपरेटर्स या रिससिटेटिंग ऑपरेटर्स। अब इमेजिन करो खदान में कोई आदमी काम कर रहा है, काम करते करते आदमी पता चला गिरा हुआ, गिरा पड़ा हुआ। ध्यान से सुनना, सिर्फ सवाल का डेफिनेशन से ही तुम्हारा नंबर मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं तुम पूरा डिटेल्स में जाओ, तुम सिर्फ नाम याद रखो, उसका पर्पस क्या उतना याद रखो। अभी फिलहाल रिवाइविंग रिससिटेटिंग, मान लो तुम खदान में एक आदमी बेहोश पड़ा है, तुम उसको उठा रहे, बाबू उठ उठ, भैया चाचा दादा उठ जा, उठ भी नहीं कर रहा हो तो क्या करेगा? अगर हॉस्पिटल में ऐसा केस जाए तो क्या करते हो लोग? तुम इमेजिन करो क्या होता है। पहले उसको टेस्ट करना होता है, जिंदा है कि मर गया। फर्स्ट एड पढ़े हो, ईमानदारी से किए हो? जो फर्स्ट एड पढ़े होगे उसमें CPR के बारे में बताया गया होगा। CPR, द टर्म इज CPR। कोई बता सकता है CPR का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR? CPR का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, कौन है? दुष्मंता कुमार साहू। कार्डियो पल्मोनरी क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग फोर्स करते हैं शरीर को कि वो सांस ले सके। तो सबसे पहले चेक करना होता है उसमें जिंदा है कि नहीं, सांस तो नहीं बंद हो गया। सांस वाला आदमी को अनरिलिजिबल CPR हम लोग किसको देते हैं? उस व्यक्ति को देते हैं जिसका ऑलरेडी सांस बंद हो चुका है। तो उसको माउथ टू माउथ क्या होता है, ऑक्सीजन देना होता है। अब माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने से आदमी बचेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि तुम्हारा अंदर दम इतना ही है कि तुम फूक के बचा ही नहीं सकता। और इमेजिन करो उस एटमॉस्फेयर में कोई व्यक्ति जाके अगर उसको अपना मुंह खोल के कर देगा तो खुद नहीं बचेगा, क्योंकि हवा में क्या है कोई नहीं जानता वो। तो उस केस में बस एक ही बचता है क्या, एक ऐसा अपरेटस लेके जाओ जिसके जरिए हम लोग किसी व्यक्ति को बचाया जा सके। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवाइविंग या रिससिटेटिंग अपरेटस। उसको क्या करते हैं, उसी अपरेटस को पहना के वो क्या करता है, बॉडी को पुश करता है ऑक्सीजन देने का। मतलब तुम देखते नहीं हो जैसे फिल्म वगैरह में कि तुम देखे हो हमेशा, मतलब जो आदमी को मरने वाला होता है ना, तो टीवी स्क्रीन पे तुमको दिखाता है ऑक्सीजन का ग्राफ, टी 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 ऐसा कर दिखाते रहता है। सीधा लाइन हो गया तो सब खत्म, होता है कि नहीं होता? बस वही वाला है ये, मतलब एक तरह का अपरेटर्स जो कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसको बॉडी में। हाँ वो ठीक ठाक। तो ये 3 तरह का अपरेटर्स था, मैंने बेसिक समझाने का प्रयास किया, क्लासेस थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक है, चलो तो मोटा मोटी यहां से बात समझना है कि सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्पिरेटर, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटर और रिससिटेटिंग अपरेटर्स क्या होता है, ये आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देने के लिए होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियली ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, RTI, फिशियली क्या करना है, ऑक्सीजन किसी को देना है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए होता है। क्योंकि भाई उसके पास है ही नहीं हिम्मत कि सांस ले पाए, वो हवा में सांस ले ही नहीं सकता है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? उसके पास ऑप्शन बचता है क्या, उसके पास बचता है कि वो किसी थर्ड पार्टी से ऑक्सीजन मांगे। तो मांगे तो दे नहीं सकता है ना कोई अपना वाला खोल के, उसको अपरेटर से देंगे और उसका जान बचाएंगे। तो ये 3 अपरेटर्स इस्तेमाल होता है मेनली। यही 3 के बारे में अक्सर सवाल पूछता होगा, आप लोग हमेशा कंफ्यूज जाते हुए। सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्पिरेटर, ये हम लोग इसके ऊपर ना क्लास आज देखें, अगर आज हो पाया तो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला हो गया। अब सवाल ये आता है कि सर हॉपका लाइट तो समझ में आया, तो हॉपका लाइट का कंपोजिशन क्या था सर, थोड़ा बता दीजिए। तो हॉपका लाइट मेनली पहले करता क्या था समझाता हूं। हॉपका लाइट मेनली करता क्या था ना, ये करता क्या था, इसका यूज ये हो गया। इसका फंक्शन क्या था, फंक्शन FUNCTION फंक्शन, ये करता था क्या ना, CO को CO2 में बदलता था, CO को CO2 बदलने का काम करता था। आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या था, इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता था, तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है इसमें, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इसका इस्तेमाल होता था। इसी को बोलता है हॉपकालाइट, दैट केमिकल इज नोन एज हॉपकालाइट। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ एक पॉइंट में? दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर का क्या नाम है, केमिकल कम्युनिकेशन का नाम क्या है, लिखो। CO डिटेक्टर ट्यूब में क्या होता है? ठीक है, CO डिटेक्टर ट्यूब, डिटेक्टर ट्यूब नाम सुना होगा, CO डिटेक्टर ट्यूब आप लोग, अभी तो ऑटोमेटिक टाइप सब जगह गया, उसमें क्या इस्तेमाल होता है CO डिटेक्टर ट्यूब में। ठीक है, देखो बाबू मैं बता रहा हूं, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जो भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डोंट मिस, इस चीज को मिस मत करना। A बेस से 3 पॉइंट। ठीक है, इसमें भी A पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, क्या होता है इसमें, इसमें पोटासियम पैलाडियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पोटासियम पैलाडियम सल्फेट, पोटासियम पैलाडियम पैलाडियम पोटासियम पैलाडियम सल्फेट,
पोटेशियम पैलेडियम सल्फेट इस्तेमाल होता है। एंड इसके साथ एंड लिखना, एंड इसके साथ एक और केमिकल होता है एमोनियम मोलब्डेट विथ येलो सिलिका जेल। एल्यूमिनियम अमोनियम होगा, माफ करना, एमोनियम, अमोनियम AMMONIUM, एमोनियम मोलब्डेट MOLY, ठीक है, BAT, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा इसका चेक कर लेना यार, ठीक है, विथ येलो सिलिका जेल, विथ येलो YELLOW, येलो सिलिका जेल, सिलिका SILI, सिलिका जेल। ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से तुम्हारा इस्तेमाल होता है। तो मोटा मोटी तुमको समझ में आ गया बाबू कि क्या है, हम लोग क्या टॉपिक कर रहे हैं, हम लोग केमिकल का नाम देख रहे हैं। ये केमिकल का नाम और ये दो केमिकल का नाम हम लोग देखे, स्पेशली दो तरह केमिकल का नाम हम लोग हर दो तरह का इस सब चीज में इस्तेमाल होता है। अब तीसरा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने बताया, क्योंकि बड़ा सिंपल चीज है। ये तो क्या है, एमसीक्यू जैसा है कि होप्कालाइट एक केमिकल है जो सेल्फ कंटेंट सल्फर स्क्वायर में इस्तेमाल होता है, ओपन टाइप होना चाहिए, लेकिन तो CO को CO2 में बदलता है केमिकल, इसमें ये इस्तेमाल होता है। उसी तरह CO डिटेक्टर, CO2 कौन कौन देखा CO डिटेक्टर? पहले तुम लोग देखा होगा CO डिटेक्टर, आपके पास ऐसा दिखता होगा ट्यूब वाला, देखे होगा कि नहीं? उसमें क्या होता है, एक CO ट्यूब लगा होता है ऐसा करके, और उसमें क्या होता है, एक तो इस तरह से, एक तो ये लगा होता है भोंपू जैसा लगा होता है जो क्या करता है, हवा को सक करता है, देखोगे नहीं? फिर उसमें मैच करके हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें कलर कोड किसका किसका कलर आ रहा है, ऐसा देखा होगा। वही वाला है ये जो CO ट्यूब होता है ना, वो आता है 10 पीस माइंस में रखना होता है, मिनिमम 10 पीस, है ना? ये उसी का, उसमें कलर चेंज होता है, ठीक है। कोई बता सकता है कलर का चेंज किससे किस कलर में जाता है? ये पहले कलर इसका क्या रहता है और बाद में चेंज CO से रिएक्शन करने के बाद क्या चेंज होता है, ये तो बता सकता है? MOLYBDAT, अच्छा यहाँ B एक मिसिंग है, मैं कहीं पे गलत लिखा होगा, BDAT होगा, अच्छा BDAT, चलो ठीक कर लो, BDAT, ठीक है, ठीक कर लो, BDAT, BDATE, चलो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक। क्लासेस में ना 7 बजे स्टार्ट करने से मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता, हम देख रहा हूं मैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड 4 नंबर में लिखो, 4 नंबर में लिख, 3 माफ करना 3 नंबर में ना, हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक HYDRAULIC, हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड कहीं पर हो, ठीक है, तो वहां पर कौन केमिकल इस्तेमाल करेंगे? तो वहां पर दो तरह केमिकल इस्तेमाल होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड में, एक इमल्सन होता है, इमल्सन EMULSION, इमल्सन होता है 5%, ठीक है, और इमल्सन होता है, और क्या होता है, वाटर होता है, वाटर कितना होता है, वो 95% होता है, ठीक है। ये केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको याद रखना। अच्छा, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि ओपन सर्किट टाइप SCSR था, तो उसमें ये यूज हो रहा था, तो क्लोज वाला में क्या यूज होता, मैं तो बताया नहीं, ठीक है, लिखो SCSR क्लोज टाइप। अगर क्लोज टाइप का हो, क्लोज टाइप को पहले इसको बताना था, ये पार हो गया पता नहीं कैसे। तो ये कैसे, इसको में क्या होता है, इसमें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यूज होता है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको नोट, कि जितना 1 2 3 4 है ना, सभी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से करवा रहे हैं, ठीक है। लिखो पोटेशियम, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, SIUM होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, OXID, ऑक्साइड, कितना ग्राम होता है? इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं तुम, इसका फॉर्मूला होता है KO2, ठीक है। कितना ग्राम होता है? 500 ग्राम, 500 ग्राम होता है नॉर्मली, 30 ग्राम वाला में, 30 मिनट वाला में कितना होता है? 500 ग्राम इस्तेमाल होता है, ठीक है, 4 नंबर में। अब नेक्स्ट 5 नंबर लिखो। अरे बताओ कौन किस कलर में चेंज होता है? तुम लोग से तो मैं पूछा हूं कि कलर किसमें किससे चेंज होता है,
पता है तुम लोग कलर क्या चेंज होता है? जीटी का एग्जाम कौन देने जा रहा है यहाँ पे? जीटी वाला कौन एग्जाम देने जा रहा है? जीटी का कोई नहीं, ऐसा कैसा हो सकता? कोई नहीं है, मत रिप्लाई दो। देखो जीटी वाला ठीक रिप्लाई देगा। बाबू जीटी का परीक्षा देने कौन जा रहा है? ठीक है, माइनिंग सरदार का एग्जाम कौन देने जा रहा है? राज यादव देखो जा रहा है ना। चलो अब बताओ तो। वेरी गुड, येलो से रेडिश ब्राउन, ब्राउन में चेंज होगा। ब्लू ब्राउन नहीं होता है, ब्राउन कलर में, भूरा कलर में चेंज होता है। पीला से थोड़ा वो भूरा भूरा कलर का वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, वो हल्का पीला होता है ना, उससे वो भूरा भूरा। व्हाइट होता है, व्हाइट से वो भूरा भूरा, ब्राउनिश कलर, ग्रीन, ब्राउनिश ग्रीन, ग्रीन, यस, ब्राउनिश ग्रीन कलर में धीरे धीरे चेंज होने लगता है, वो चेंज हो जाता है। पहले वो व्हाइट जैसा होता है और धीरे धीरे ब्राउन ग्रीनिश कलर में चेंज होता है। जब रिएक्शन करेगा ना तो हल्का हल्का इस जैसा ग्रीन देखेगा ना, ऐसा कलर का ग्रीन, ग्रीन में हल्का चेंज। अब उसका केमिकल, उसको देखने के लिए ना कुछ नहीं, उसका तुम वो देखो जिसमें उसको मैचिंग करने के लिए दिया गया है। उसमें होता है ना कितना बार स्विच करते हैं, 1 3 5, ये सीक्वेंस है। पहला एक बार स्विच करेंगे देखेंगे, फिर 3 बार स्विच करेंगे देखेंगे, फिर 5 बार स्विच करके देखेंगे। ठीक है, उससे पता चलता है क्या क्या कितना है, उस दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके बाद लिखो, केमिकल यूज टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ एनजी एक्सप्लोसिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखो फॉर, लिखो फॉर रिड्यूस, रिड्यूस, फॉर रिड्यूस, रिड्यूस सेंसिटिविटी। कौन जवाब देगा इसका? सेंसिटिविटी ऑफ एनजी। एनजी एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है? एनजी एक्सप्लोसिव हम ओपन का चैप्टर में पढ़ाए हैं, ओपन का चैप्टर में काफी डिटेल से बताया। एनजी एक्सप्लोसिव क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव। ठीक है, एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव जो होता है ना उसका, ठीक है, सेंसिटिविटी को, सेंसिटिविटी ना एस होगा, SENSITI, कहां से मैं आर लिख दिया। सेंसिटिविटी को कम करने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन का सेंसिटिविटी कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? कोई बता सकता है? अरे सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर मिलाते हैं, कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? डी नाइट्रोग्लाइकोल। लिखो, नहीं पता तुम लोग को, लिखो डी नाइट्रोग्लाइकोल, DINITRO, GLY ग्लाइकोल, COL, ये स्पेलिंग है, डी नाइट्रोग्लाइकोल, DINITROGLYCOL। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, वो टाइम धक 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 करके जा रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, काम करेंगे। अब देखो, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, तुम लोग बोलोगे सर सिलेबस का तो बहुत सारा पार्ट तो ये खत्म हो जा रहा है। लिखो फायर एक्सटिंग्विशर, लिखो फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड टाइप, 6वां नंबर पॉइंट लिखो, 6वां नंबर। मैं बोला ना बाबू बहुत सारा इसमें कवर हो जाएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लिखो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर, FIRE, फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा टाइप? सोडा एसिड टाइप, सोडा एसिड टाइप। अगर सोडा एसिड टाइप का कोई फायर एक्सटिंग्विशर हो तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है उसका नाम। ठीक है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हर एक पॉइंट ना, आज का क्लास सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास तुम सोच नहीं सकते इसका महत्व क्या है, और इसको बनाने में मुझे कितना 9 दिया का तेल जलाना होगा, हुआ होगा, नोट जलाना होगा, क्या जला चुका ऑलरेडी। तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है? लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट, SODIUM, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या था सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaHCO3। ठीक है, और दूसरा क्या इस्तेमाल होता है? एंड सल्फ्यूरिक एसिड, PHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। देखो यहां बोला ना सोडा एसिड, सोडा और एसिड, एसिड में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडा में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यही दोनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, 6वां नंबर। 7वां नंबर में लिखो, हो गया? 7वां नंबर में लिखो, 7वां नंबर फटाफट लिखेगा। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, अब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? अच्छा पहले फायर नाम लिख देता हूं, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर्म टाइप, फॉर्म टाइप क्या? फायर, FIRE, फायर एक्सटिंग्विशर। अगर फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें क्या इस्तेमाल होगा? लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट
देखो पहला क्या होता है, एक नंबर केमिकल कॉम्पोजिशन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, फॉर्मूला तो पता ही होगा NaHCO3। और क्या मैंने बताया बी में एंड, इसके साथ क्या होता है एंड, बी में क्या होता है इसके साथ, देखो एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ALUMINIUM, एल्युमिनियम सल्फेट, SULPHATE, एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा से लिखना फॉर्मूला, Al2, देखो Al2 किसी का नाम नहीं है रे, SO4 होल 3, Al2 SO4 होल 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी केमिकल कंपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे तीसरा नेक्स्ट, ड्राई केमिकल टाइप, ड्राई। देखो ये जो टॉपिक है ना फायर के बाद मुझे पढ़ाना था, सब चीज के बाद सबसे लास्ट में होना था, क्योंकि एग्जाम है इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सबसे आखिर में पढ़ाना था क्योंकि एग्जाम है इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं, ताकि एग्जाम में तुम अपना मार्क्स को जरूर बढ़ाओ। ड्राई पाउडर टाइप, ड्राई पाउडर टाइप, एक बात बाबू मैं दिमाग से बैठा लो अच्छे से, मैं बार बार ना बच्चों लोगों को नोटिस फीस उसके लिए नहीं समझा पाऊंगा, तुम लोग अपना फी क्लियर रखना, ठीक है। क्लास में किसी का भी क्लास लगना बंद हो सकता है अगर तुम्हारा फी क्लियर नहीं रहा तो, और एग्जाम के समय अगर क्लास लगना बंद हो गया फिर ज्वाइनिंग में 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा, फिर मत बोलना कि सर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा, सर मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा, फिर रोना मत मेरे पास आके, ठीक है। लिखो मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट। आज बहुत बच्चा लोग फी पे किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्टूडेंट पे किया। दिसंबर तक का कोई बच्चा 2 महीना 2.5 महीना, कुछ बच्चा जनवरी तक का फीस पे किया है, उन सब के लिए भी बहुत बहुत, देखो तुम जितना तुम्हारा ये रहेगा ना मेरा दिमाग में उतना ही सबका टेंशन कम रहेगा और मैं अच्छे से पढ़ा पाऊं, सिंपल बात है ये, ठीक है। इसीलिए ना टीचर लोग क्या करते 3 महीने का फी एडवांस में ले लेते हैं कि 3-4 महीने का फी एक बार में दे दो, ठीक है, इसीलिए करते हैं, वो ज्यादा माथा पालना ही नहीं है यार। एंड इसमें CO2 होता है, CO2 का कार्टिज होता है, कार्टिज, CRTRIDG। इस पे हम लोग डेमोस्ट्रेशन एक दिखाएं, हो सकता है यूट्यूब पे मैं आजकल में वीडियो अपलोड कर दूंगा, ड्राई पाउडर टाइप का मैंने डेमोस्ट्रेशन दिखाया। तो ये सारे एक्सटिंग्विशर हो गया, ठीक है, 8 हुआ। अब आगे लिखो, अच्छा CO2 प्रेशर टाइप तो मैं बताया नहीं, मिटा देता हूं इसको, चलो 9 नंबर में लिखो, लिखो CO2 प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। 9 नंबर, इसमें क्या होता है, इसमें CO2 का लिक्विड फॉर्म होता है, CO2 का लिक्विड फॉर्म होता है, CO2 का क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। लिखो H2S डिडक्टर, लिखो H2S डिडक्टर, H2S का डिडक्टर अगर कोई H2S का डिडक्टर है, H2S डिडक्टर, ड्राई पाउडर टाइप था रे, अरे कौन दाल भात चोखा ऐसे बोला रे, अरे गधा, यहां पे नोट्स 2.1 चल रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स का केमिकल जितना भी बुक्स में तुम पढ़े हो ना, डीजे वॉल्यूम 1 2 3, तुम्हारा HP सोनी आरडी, तुम्हारा HP सोनी हो गया, ओवरब्रांड वर्ड बुक हो गया, सारा केमिकल्स किस चीज में जो तुम यूज करते हो उसमें कौन सा केमिकल भरा रहता है, ये टॉपिक उसका है। जैसे ड्राई पाउडर टाइप एक फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें कौन सा केमिकल होता है, उसमें मोनो अमोनियम फास्फेट और CO2 का कार्टिज होता है। सोडा एसिड टाइप जो बोलते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और उसमें साथ में H तुम्हारा क्या होता है, साथ में तुम्हारा तुम्हारा क्या होता है, क्या बोला, सोडा एसिड टाइप ना, तो एसिड के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जो तुम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हो या जो भी तुम एपरेटस इस्तेमाल करते हो उसमें कोई ना कोई केमिकल तो है, तो कौन सा केमिकल है। तो बीइंग ए माइनिंग इंजीनियर तुमको हर एक बात पता होना चाहिए, ये सवाल सीधा सवाल आता है एग्जाम में,
कि इस तरह का चीज में क्या भरा हुआ है। कॉपी जाके पुराना बीसीसीएल से लेके स्केल से लेके सारा पेपर को चेक कर लो। हर पेपर में तुमको ऐसा क्वेश्चन एक ना एक मिलेगा और एग्जामिनर्स को कॉन्फिडेंट होता है कि ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। समझ में आया? और यही सब पढ़ के पिछले बार 26% बच्चा लोग रिजल्ट किया। तो दाल भात चोखा हो या खिचड़ी बन जाए, डोंट केयर, क्योंकि ये नोट्स 2.1 पार्ट का पार्ट है, एडवांस पार्ट है। क्लास करते समय मैं एक बात बताया कि ये टॉपिक मैं पूरा कंप्लीट करवाने के बाद पढ़ाता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग के हिसाब से ये नहीं चला, ये चैप्टर स्पेशली नहीं चला, इसलिए तुमको ऐसा फील हो रहा है। बट एक दो बार पढ़ोगे तो तुमको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि है क्या। हर एक हेडिंग में एक तुम्हारा ये है और उसके साथ सबऑर्डिनेट में केमिकल का नाम, कि उस चीज में कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे क्लास में ऐसे कितने बच्चे जिसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे कितने बच्चे सिर्फ नो करके रिप्लाई दे, यस वाले नहीं चाहिए मुझे, आई नीड द नो आंसर। ठीक है, जो बच्चे नो करके रिप्लाई दे रहे इसको क्लास में टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे कितने बच्चे इसको क्लास का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि नहीं सब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तुमको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, चलो कुछ बच्चा लोग देख रहा, बाकी सब नो बोल रहा था, हम भी नो बोल देगा। चलो कोई तो मेरा तरफ है, सब समझ में आ रहा सर। अशोक भाई किस पार्टी से मारूंगा ना तुमको। देखो ठीक है, जो नहीं समझ में आए पूरा सुनो, पूरा कहानी बात करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट व्हाट इज द टॉपिक। टॉपिक का नाम है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब जब हम लोग कोई एपरेटस को एक माइंस में कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, दे हैव सम केमिकल। ओके, किसी भी एपरेटस कोई भी चीज तुम इस्तेमाल करते हो उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन है। हम लोग सब जानते हैं कि मान लो कि CO2 प्रेशर टाइप का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर में। हम लोग सब जानते हैं कि कहीं पर ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, कहीं पे आग लगा हो, कहीं पे लकड़ी में आग लगा हो, तो हम लोग ड्राई पाउडर टाइप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसमें क्या भरा हुआ है, कौन सा केमिकल कंपोजिशन जब दबाते तो निकलता है, पाउडर निकलता तो क्या है ऊपर, वही पाउडर वही केमिकल का नाम मैंने बताया। तो जितना तरह का केमिकल इस्तेमाल होता है माइंस में, जो चीज में इस्तेमाल हो रहा है, हर एक जगह हर चीज का नाम एक जगह लिखा हुआ है। इससे फायदा ये होगा कि जब कभी तुम पढ़ोगे ना कि दिस किसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो तुम यहां से कोरिलेट कर पाओ, एकदम डायरेक्ट एग्जाम में लिख पाओ। यानी इसको याद रखना मस्ट है। जैसे अब उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे, तो मान लो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर अगर क्लोज टाइप हो तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अगर ओपन सर्किट टाइप हो तो ओपन सर्किट टाइप में हम लोग देखे थे, ओपन सर्किट टाइप जहां पर होता है वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉपर ऑक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये दो केमिकल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखें CO डिटेक्टर, अगर जो होता है, जो मेरा CO ट्यूब होता है, उसमें क्या इस्तेमाल होता है, उसमें पोटेशियम पैलेडियम सल्फेट होता है और अमोनियम मोलिब्डेट विद सिल्वर येलो सिलिका जेल होता है, ये इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, तो अलग अलग तरह का फायर एक्सटिंग्विशर में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग देखें कि जो मेरा फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हारा अगर ड्राई पाउडर टाइप हो तो उसमें मोनोअमोनियम फास्फेट और CO2 का कार्टेज होगा। अगर फोम टाइप होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट होता है। तो हर चीज का हम लोग नाम लिख रहे हैं कि इसमें चीज है क्या, मोटा मोटी ये है। इसमें समझने वाला कहानी कुछ नहीं कि तुमको मजा आएगा कि सर मेथड कर दिए, इधर फोड़ दिए, इधर उड़ा दिए, वो नहीं है। यहाँ पे ये हर एक पार्ट में एक पार्ट में एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को कलेक्ट करने में पूरा को पूरा चैप्टर को छान मारना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तुमको मैं खोजने बोल दूं ना इस तरह से 4 को पॉइंट और खोज के लिया, 2 मैं 9 लिखा दिया हो ना, और 2 खोज के लिया ना, तुम नहीं ला पाओगे, मैं लिख के देता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह तुम नहीं ला पाओगे, लेकिन मेरे पास चूंकि सब एक जगह किया हुआ, इसलिए मैं तुमको एक जगह दे। कभी भी एग्जाम में अब सवाल आता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज कंस्ट्रक्टेड विद, सिंपल फॉर्म टाइप, ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है ये ऐसा। जो फ्लूइड, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है उसमें कितना क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, वाटर इतना, तुम्हारा इमल्सन इतना, वाटर इतना, इमल्सन इतना, वाटर इतना, ऐसा करके अलग अलग कंपोजिशन का नाम। तुम बताओ क्या। सीधा तुमसे सवाल पूछ सकता है जो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, उसमें क्या केमिकल इस्तेमाल होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसा करके 4-5 ऑप्शन दे दिया तुमने। तो तुमको पता होगा तब ना तुम मारेगा कि ऑप्शन क्या सही है। हाँ, सिर्फ मजा हल्का हल्का चीज पढ़ने से होगा। तुम नोट्स 2.1 पढ़े,
नोट्स 2.1 केवल नोट्स 2.1 नहीं है, नोट्स 2.1 बहुत जगह हथौड़ा जैसा टफ भी है। ऐसा नहीं कि सर एकदम आसानी से याद कर ले, सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेबल कर ले, मजा आ गया, तो इसमें मजा, सब मजा नहीं है कि इसको पढ़ना पड़ेगा, तो याद करना पड़ेगा। सारा केमिकल्स नेम है, केमिस्ट्री का केमिकल नेम याद करना टफ होता है, इसको याद करना पड़ेगा, इट नीड द प्रैक्टिस, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, जो टफ लगे, जो हार्ड है, उसको अलग से कहीं लिखना स्टार्ट करो अभी से, नहीं तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। और पढ़ने से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करो, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो एट फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलो अब ज्यादा हल्ला नहीं करेगा, जो बच्चा का एग्जाम उसको बच्चा का एग्जाम उसको बच्चा को एग्जाम देने दो। सर नेक्स्ट H2S डिटेक्टर, H2S डिटेक्टर हम लोग क्या इस्तेमाल करते, 10वां पॉइंट लिखो, ठीक है। H2S डिटेक्टर 10वां नंबर पॉइंट, जो H2S डिटेक्टर होता है, ठीक है। H2S डिटेक्टर में क्या इस्तेमाल होगा डियर स्टूडेंट्स, H2S डिटेक्टर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या लिखो, एक्टिव लिखो, एक्टिवेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड कोटेड विद सिल्वर ऑक्साइड लिखो, एक्टिवेटेड। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, देखो एक्चुअली ना गलती तुम्हारा नहीं, गलती मेरा है, मेरा ध्यान कहीं और था। आप सुनो, अच्छा सुनो, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, H2S डिटेक्टर में लिखो एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड क्या, एक्टिवेटेड किस चीज से एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड उसका नाम क्या है, एक्टिवेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्टिवेटेड होगा, किससे एक्टिवेटेड होगा भाई, कोटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, किससे कोटेड होगा, कोटेड COATED, कोटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर, सिल्वर SIL, सिल्वर ऑक्साइड, इससे कोटेड होगा और ये होगा उसमें H2S डिटेक्टर में, ठीक है। अब बाकी 2-3 चीज यहाँ पे लिखा हुआ इसका तुम बारे में तुम जानते हो, जैसे तुम्हारा चार्ज जो होता है, बेस चार्ज होता है, PETN होता है, TNT होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा ASR ये चार्ज इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक केमिकल और है जो कोल सरफेस पे इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ठीक है। एक केमिकल और है, ठीक है, यूज ओवर कोल सरफेस, कोल सरफेस, कोल सरफेस क्यों भाई, सरफेस पे क्या जरूरत है इसका इस्तेमाल करने से, क्या होता है, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से अगर बचाना हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, तो पहला लिखो A नंबर, लिखो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, A नंबर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का ही नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइमस्टोन मतलब चूना, चूना इसको बोलते हैं, ठीक है, बोलते कैल्शियम कार्बोनेट, Cl कैल्शियम CiUm, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या इस्तेमाल होता है, B नंबर में लिखो, ठीक है, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन स्टोन डस्ट, माफ करना, सैंडस्टोन स्टोन डस्ट, स्टोन डस्टिंग करते हैं ना हम लोग, स्टोन डस्ट करने से क्या होता है, वो केमिकल वो जो है ऑक्सीडेशन कम होता है, ठीक है। अरे यार, स्टोन डस्ट। तीसरा लिखो C नंबर में, ठीक है, एंटी प्रोटीन, ANTI, ये नाम याद रखना, अगर ऑप्शन दे दे तो मार देना, PROTENE, इसका भी इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का लिक्विड जैसा होता है जो हम लोग कोल सरफेस पे छिड़कते हैं, इससे वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडेशन का डायरेक्ट संपर्क नहीं आता। लो रे देखो, ये सारा का सारा चीज हो गया, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, ये सारा का सारा चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारा का सारा केमिकल्स का नाम है, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छा लगे, हो गया। तो केमिकल कंपोजिशन हो, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये मोटा मोटी सारा केमिकल कंपोजिशन इसका इस्तेमाल होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कुछ छूट रहा है क्या, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तो वही क्या, ये इस्तेमाल कर दिया, TR से हो गया। अच्छा, शॉर्ट डिले में क्या होता है, शॉर्ट डिले, लॉन्ग डिले में क्या इस्तेमाल करते भी लिख लो। शॉर्ट डिले, अगर डिटोनेटर मेरा शॉर्ट डिले हो, ठीक है, शॉर्ट डिले के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, पता है कि नहीं, डिले एलिमेंट, हेडिंग दो डिले एलिमेंट, 12 नंबर डिले एलिमेंट, डिले, डिले एलिमेंट, ELE एलिमेंट, ठीक है। तो 2 तरह का डिले डिटोनेटर होता है, एक होता है तुम्हारा क्या होता है, शॉर्ट डिले होता है, ठीक है, शॉर्ट मतलब थोड़ा समय में ब्लास्ट हो, SHORT होगा शॉर्ट डिले, ठीक है, शॉर्ट डिले, DELY। तो शॉर्ट डिले जो होता है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उसमें रेड लेड एंड सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, रेड लेड एंड सिलिकॉन,
ये सबको पता है। और जो लॉन्ग डिले होता है, लॉन्ग डिले में क्या इस्तेमाल होता है, बी नंबर में लॉन्ग डिले, लॉन्ग डिले जो डिले एलिमेंट होता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, लॉन्ग डिले के रूप में। उसमें क्या इस्तेमाल होता है, लिखो उसका नाम, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट, परमैंगनेट एंड इसके साथ क्या होता है, इसके साथ एक और केमिकल होता है, इसको बोलते हैं एंटीमनी, MONY, एंटीमनी होगा, MONY, ठीक है, एंटीमनी। ये इस्तेमाल होता है। तो दो तरह का केमिकल, तो हर तरह का जहां पे जो इस्तेमाल होता है, हर एक चीज के बारे में छोटा छोटा करके आपके पास एक नोट्स हो गया, 12 सेट का एक नोट्स हो गया। आप कभी भी कोई चीज छूटेगा नहीं, आप कभी भी पूछे तो केवल इस पन्ना को निकाल के तुम किसी को भी समझा सकता है कि इसमें ये इस्तेमाल होता है। बेस चार्ज में PET और प्राइम चार्ज में ऐसे इस्तेमाल होता है, हर किसी को पता है ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारा चीज के बारे में हो गया। हम लोग कल कुछ और टर्म रिलेटेड टू, जैसे टब केचर, ठीक है, फ्रिक्शन क्लच, लुक टेकअप अरेंजमेंट, फिजिबल प्लग, लैंग्स ले, चैम्बर ब्लास्टिंग, ये सब जो चीज है ना, कुछ टर्म है स्पेशली कहाँ का इस्तेमाल हो उसके बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टर ऑफ कॉलेज से रिलेटेड भी कुछ है, कुछ कॉलेज सिस्टम से रिलेटेड भी है। वो उस टर्म के बारे में जानेंगे कि टर्म किससे किससे रिलेटेड है, कौन सा क्या रिलेट हो सकता है। इसको फटाक से पहले नोट डाउन कर लो आज का क्लास का, ठीक है। अब आज का क्लास का सबसे आखिरी पड़ाव पे हम लोग जाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डाउट क्वेश्चन से डाउट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, सारे के सारे डाउट सवाल को लेंगे। उम्मीद करता हूं जो 12 पॉइंट लिखवाया इसमें आपको समझ में भले ना आया हो, पर आप अगर पढ़ोगे तो आप इसको याद कर पाओगे, क्योंकि समझने वाला चीज नहीं है वो। किसी का नाम, तो मेरा नाम है, सपोज एक आदमी का नाम है राम कुमार, तो क्या समझोगे, वो बोला मेरा नाम है राम कुमार, एक का नाम है श्याम कुमार, एक का नाम है अर्जुन कुमार, तो तुम क्या समझना इसमें बताओ। नाम समझने वाला चीज थोड़ी ना है, नाम तो याद करने वाला है, तो केमिकल नाम है तो याद करना पड़ेगा। समझना बस इतना है कि इसमें ये केमिकल है, ऊपर वाला इसमें ये केमिकल, इसमें ये केमिकल, इसमें ये केमिकल, उसमें ये केमिकल, बस यही समझना है ना। यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं जो तुमको समझ में आएगा, है ना। इस टॉपिक में स्पेशली ऑपरेशन नहीं है कि तुमको मजा आएगा एक एक चीज करके। जो बाकी चीज जैसे तुम देखा कि वाइंडिंग में सर बना दिया डायग्राम धड़ाधड़ धड़ाधड़ हेड गियर का, और हेड गियर से केज जा रहा आ रहा है ना, वैसा यहाँ नहीं मजा आएगा, क्योंकि केमिकल नाम है ना। इसमें थोड़ा सी 11 एक बार फिर से, अच्छा ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ 11 एक बार फिर से। 11 नंबर में दी यूज ओवर द कोल सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कोयला पे हम लोग छिड़काव करते हैं। क्या, लाइमस्टोन जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना बोलते हैं हिंदी में, स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और एंटी प्रोपेन बोल के केमिकल आता है उसका हम लोग छिड़काव करते, ये होता है। किसी को इसके अलावा और भी नाम पता है तो उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SCSR ओपन टाइप में क्या होता है, SCSR ओपन टाइप जो हम लोग ओपन सर्किट टाइप जहां पे इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ कंटेंट सेल्फ स्क्वायर का जो ओपन सर्किट टाइप का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम लोग का इस्तेमाल होता है कॉपर ऑक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, CO और MnO2 का इस्तेमाल होता है। H2S डिटेक्टर वाला तो मैं बताया था 10 एक बार, अरे गधा सब बताते रहे 10 9 8, तुम लोग सुना क्या फिर क्लास में। H2S वाला में एक्टिव एल्युमिनियम ऑक्साइड कोटेड विद द सिल्वर ऑक्साइड, नाम बताओ। 9 नंबर हमको पता नहीं, तुम 9 नंबर में क्या लिखा है सर, एक बार एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल कंपोजिशन बता दीजिए। एल्युमिनियम सल्फेट का Al2, ठीक है, Al2 ब्रैकेट में सल्फेट SO4 का होल 3, Al2 सल्फेट SO4 का होल 3, ठीक है, ये होता है एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। और क्या है, SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus केवल रेस्क्यू ट्रेन पर्सन द्वारा इस्तेमाल होता है। सर जितने सब फायर एक्सटिंग्विशर यूज बारे में भी लिखा दीजिए, कौन सा कहां यूज होता है। हम लोग फायर चैप्टर में पढ़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे क्या होता नहीं, तो वहां पे एक एक पार्ट करके हम लोग जानेंगे। डोंट वरी, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है। क्लास ऑफ फायर उसके बारे में क्या है हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं एक दो क्लास में हो तो उसमें लेंगे। देखो क्लास ऑफ फायर देखा जाए तो टोटल, अच्छा ये वाला ना मैं एक वीडियो में बना के डाला हूं, हो सकता है मैं यूट्यूब में डाल दूं, फिर भी तुम समझ लो। क्लास ऑफ फायर टोटल 6 होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E एंड क्लास F और K टाइप का फायर होता है। 5 मिनट में 2 मिनट में खत्म कर दो। तो क्लास A B C D क्या है, ये स्टेट ऑफ मटेरियल के हिसाब से। अगर कोई सॉलिड में फायर लगा है उसको A क्लास का फायर कहेंगे, अगर किसी लिक्विड में फायर लगा तो B क्लास का फायर, अगर कोई गैस में लगा तो C क्लास का फायर। अब बोलोगे सर A क्लास मतलब अगर सॉलिड का मतलब क्या, कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, पेपर हो सकता है, इस सब चीज में अगर आग पकड़ा हुआ है तो A क्लास का फायर। अगर किसी लिक्विड में फायर लगा है, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो उसको हम लोग B क्लास का फायर कहेंगे। गैस में जो फायर लगा रहता है, गैस में बोलोगे सर गैस में भी आग लग सकता है क्या, बिल्कुल लगता है। CNG गैस जो है, LPG गैस जो घर में आते हो है ना, सब में आग लगता है, तो वो
हाइड्रोजन में लगता है, मिथेन में लगता है, तो गैस में लगने से सी क्लास फायर। तो सर डी अब कहां आएगा? डी आएगा मेटल फायर पे। जैसे कोई मेटल कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे मेटल का फैक्ट्री है, आयरन फैक्ट्री, तो वहां पे जो आग लगेगा, मेटल में जो आग लगा हुआ रहता है, जलता हुआ मैग्मा, जलता हुआ पिघला हुआ आयरन, पिघला हुआ एल्युमिनियम, उसमें जो आग है उसको बोलते हैं मेटल फायर। उसको डी क्लास फायर में रखा गया है। ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई क्लास फायर इलेक्ट्रिकल के लिए, जो इलेक्ट्रिकल अपैरेटस में आग लगा होता है उसको इलेक्ट्रिकल फायर करते हैं। लेकिन अंतर है, देखो अगर तुम्हारा टीवी चालू है और टीवी में आग लग गया तो क्लास ई फायर, लेकिन प्लग खुला हुआ है और आग लग गया तो क्लास ए फायर। अंतर है, समझ में आया? अगर पावर सोर्स कनेक्टेड है उसमें, जो फायर है तो क्लास ई में आएगा, लेकिन पावर सोर्स को अगर तुम डिस्कनेक्ट कर दो, अब जो फायर बन गया वो ए क्लास का फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर वैसा फायर है जो केवल जब इलेक्ट्रिकल पावर चार्ज होगा तब उसको हम लोग ए क्लास फायर कहेंगे, तो ई क्लास फायर कहेंगे। अगर चार्ज नहीं हो तो फिर से ए क्लास फायर में आ जाएगा। तो सॉलिड है, टीवी क्या है? सॉलिड है। तो मोबाइल चार्ज में लगाया, भगवान ना करे ऐसा हो, चार्ज में लगाया, पता चला मोबाइल में धीरे धीरे आग लग, हम ऐसा नहीं मना रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा साथ अगर ऐसा घटना घटता है तो इस अप्रिय घटना के लिए मैं जिम्मेवार नहीं, ठीक है? मेरा कहना साफ साफ है। अब सोचो चार्ज में लगाया, आग लग गया। चार्ज जब तक लगा हुआ है क्लास ई क्लास फायर, लेकिन चार्जर तुम जैसे खोला वो ए क्लास फायर होगा, क्योंकि उसको अब करंट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? अब एक सवाल आता है, सर ए बी सी डी ये है तो एफ और क्या है? एफ और क्या किचन फायर के लिए होता है। तुम इमेजिन करो तुम 1 लाख आदमी का खाना बना रहा है, शादी तो मेरा इन्विटेशन है, पता चलो उसी पंडाल में एक जगह कोई बीड़ी खा के फेंक दिया, उसी से आग लग गया, ठीक है? अब बताओ उस आग को बुझाने के लिए तुम बगल वाला कुआं से लाके 2-4 बाल्टी पानी खींच दो, तो क्या खाना कोई खाएगा? या फिर एक फायर एक्सटिंग्विशर लाके उसका मोनोअमोनियम फास्फेट पाउडर चारों में डाल दो, तो कौन उस खाना को खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो उस केस में ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर तुम्हारा फायर, अगर तुम खाना में डाल भी दो ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक तरह का क्या है, खाने का पदार्थ ही होता है। उसके लिए के या एफ टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो तुम देखे ना वो सारा का सारा यहाँ पे था। अब हर क्लास का फायर के हिसाब से उसका डिजाइन किया गया है, इसमें क्या इस्तेमाल होता है। नॉर्मली एबीसी टाइप का जितना भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है सभी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोनोअमोनियम फास्फेट टाइप ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल फायर में CO2 प्रेशर टाइप का इस्तेमाल होता है, ये सब पता है कि नहीं? ये सारी चीजें तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना फायर चैप्टर, तो हर एक चीज को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो सबके लिए थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है बाबू? अब हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास का सेकंड पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे। देखो बाबू, सिलेबस खत्म करना बहुत प्राथमिकता है। तुम मेरा बात को नहीं समझ रहा, मैं कल ही में एक बात बताया, एग्जाम ना, ठीक है, अगर जनवरी में हुआ तो क्या होगा सोचो। मान लो फरवरी हो तो बहुत अच्छा है, फरवरी मार्च हो तो क्या फायदा, कोई नुकसान नहीं है। अगर एग्जाम जनवरी में हो तो सोचो क्या होगा। तो इस चीज का ना डर हर किसी को है, नॉट इवन यू, मुझे है, मुझे तो है। आप क्या सोचते हो अपने बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या, मुझे पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और किस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ। दैट्स वाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो जबरदस्ती करना पड़ता है। जब समय से कोई चीज पूरा करोगे तो थोड़ा जबरदस्ती लगाना पड़ता है, तो वही जबरदस्ती थोड़ा सा चल रहा है। कुछ चीजें आप इसको एडजस्ट करो थोड़ा सा अपने अंदर, है ना, इसको लेकर आओ, और ये तुम्हारे भले के लिए है, ऐसा कुछ नहीं इसमें कि तुम्हारा क्या बोलता है, ये सारी चीजें तुम्हारे भला के लिए ही कहया जा रहा है। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, इसको कंटिन्यू करो। और 12 तारीख तक जिन बच्चों के एग्जाम है, उसके बाद जो तुम्हारा डिमांड रहेगा, तुम लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा, ये सारा चीज तुम्हारा रिक्वायरमेंट का ही पॉइंट है ना। और उन बच्चों का चूंकि एग्जाम है तो मैं कोशिश करूंगा ऐसा हर एक टॉपिक को कवर करवा दिया जाए, ताकि बच्चे ऐसा भी देखो कॉलेज सिस्टम है वो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है, टर्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है बना हुआ है। तो ये सारी चीज ना मेरे लिए स्ट्रेस खत्म करना है मुझे, उन लोगों को खत्म कर देंगे, मेरा रिलैक्स हो जाएंगे इधर से, ठीक है, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे एक बार, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि इतना बच्चा अगर पढ़ के जाए अच्छा से तो अच्छा से परफॉर्मेंस कर पाएगा, बहुत कुछ नहीं छूटा। अच्छा अब एक बात करते हैं, तो मोटा मोटी डाउट क्लास के ऊपर आता है, ठीक है, डाउट सेशन को लेते हैं, डाउट सेशन को कवर करवाया जाए, डाउट क्वेश्चन को लेते हैं जो बच्चा लोग भेजा। तो कल से ही सवाल भेजा गया बहुत लोगों के द्वारा, जिसको अपना डाउट सवाल भेजना है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डाउट सवाल के साथ अपना आईडी नंबर जरूर लगाओ, ताकि मुझे पता चले कि कौन डाउट भेज रहा है, और अगर नहीं लगाते हो तब आपको सवाल को डाउट में नहीं लिया जाएगा। जैसे कुछ बच्चा का सवाल तो ऐसा ऐसा है कि हम सोच भी नहीं सकते,
ऐसा क्वेश्चन ही लिख दिया है कि बोला है पूरा समझा दीजिए, लिखते हैं सर थोड़ा सा सपोर्ट समझा दीजिए, बताओ क्या। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला बोला है, एक सवाल है डीसीजीए, डीसीजीए मतलब उसका रोल नंबर है आपका 437, ठीक है। हसीन अंसारी का सर फ्री सिलिका 8% है तो रिस्पिरेबल डस्ट कितना होगा, सॉल्यूशन के साथ बताइए। तो तुम लोग बताओ तो बाबू, फ्री सिलिका अगर 8 हो तो कितना होगा, तो आपको बताया गया है कि जो भी फ्री सिलिका का परसेंटेज होता है 10 डिवाइडेड बाय दैट फ्री सिलिका। तो तुम परसेंट इसको सॉल्व क्या करना है, तो 10/8 कर दो। तो 10 को तुम 8 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 10 बटा क्या होगा 8 कर दो, 10/8 करो तो कितना आएगा 1.25% आएगा ना, 1.25% होगा। कैसा लगा यार, कितना गलत आंसर सॉल्व करते हो तुम लोग, 1.5 मारा टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग डीजे स्पेसिफाई द 30 सेंटीमीटर द साइड वॉल एंड वन, क्या लिखा है ये सवाल, कैसे समझ नहीं आ रहा। अच्छा वो भी लिख रहा है कि सर इसमें एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग के बारे में क्या लिखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये लिखा हुआ है डीजे में says the specified that the partition between the top and the bottom of the air crossing shall be of RCC not less than 30 centimeter thick and the side wall not less than 75 centimeter in thick made of the brick or the stone masonry cement or mortar, ठीक है, behind the each wall। अच्छा ये जो सवाल है 190 कुंदन का है शायद, है ना, कुंदन का ये। तो कुंदन ये जो सवाल तुम भेजे हो ना, इस क्वेश्चन को हम लोग देखूंगा, मैं पहले पढ़ूंगा इसमें क्या चीज के बारे में बोला, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आधा अधूरा पढ़ के एक्सप्लेन करना अच्छा बात नहीं है, नहीं तो गलत चला जाएगा मैसेज। फिर नेक्स्ट है अशोक कुमार का सवाल है, ठीक है, इसको मैं बाद में लेते हैं, इसको मैं मार्क कर देते हैं यहाँ पे बाद में, अरे यार हाँ चलो कोई नहीं बाद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका है, ये सवाल है आपका अशोक कुमार का, एग्जाम माइनिंग सरदार दे रहा हूँ, सवाल पूछा है द प्लेस ऑफ, ठीक है, वेयर ओबी डंप इज डन इफ it is dirty mud water or smooth floor, ठीक है, then at what place so the blasting up to dash meter to be done at the place of the dump, मतलब डंप जहां कर रहे हैं वहां से मान लो डंप और ऐसा वाटर तो वहां से कितना दूर के बारे में आप ब्लास्टिंग करोगे, अगर मड वगैरह कीचड़ वगैरह, तो इसका आंसर होता है 1.5 to 2 मीटर के आसपास डिस्टेंस के बाद हम लोग करते हैं, ठीक है, ये सवाल, ठीक है। द प्लेस वेयर द ओबी डंप इज डन, जहां से ओबी डंपिंग करते हैं वहां पे अगर डट वगैरह वहां से 1.5 से 2 मीटर छोड़ के हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, यही बात है। फायर डैम, ठीक है, फायर डैम, फायर डैम, डैम और द स्टॉपिंग और आइसोलेशन स्टॉपिंग सेम है क्या, फायर डैम, डैम, डैम में स्पेलिंग क्या लिखा है यार, स्टॉपिंग और आइसोलेशन से, फायर डैम और स्टॉपिंग क्या लिखना चाह रहा है यार ये कुंदन, अरे तुम क्या लिखा है कुंदन सवाल, फायर डैम और स्टॉपिंग और आइसोलेशन स्टॉपिंग, व्हाट इज द जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन मतलब है कि एक व्यक्ति को घुमा घुमा के उसी तरह से किया जाए, ठीक है, ये उसको बोलते हैं जॉब रोटेशन, ठीक है, अलग अलग तरह का काम कराया जाए। मोबाइल माइनिंग मशीनरी क्या होता है, मोबाइल माइनिंग मशीनरी ऐसा होता है जो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाए, जो मूव करे, ठीक है। फ्लिटिंग मींस, फ्लिटिंग FLITTING, फ्लिटिंग, फ्लिटिंग का मतलब देखना पड़ेगा कहां से टर्म उठाए हो, वहां समझना पड़ेगा, तो से पता चल रहा है। केज में S1 फेंसिंग यूज करते हैं, S1 में तो 15 सेंटीमीटर का कोई जिक्र ही नहीं है, बट रेगुलेशन में है, S1 में 15 सेंटीमीटर का जिक्र नहीं है, 15, ठीक है। तो जो जिक्र नहीं है ना, जो जिक्र है जो मैं पढ़ाया उसको भी टाइप हटा देना, टाइप मत लिखना, अगर S1 में जिक्र नहीं है तो टाइप मत लिखना, लेकिन आप केवल वो लिखना, क्या लिखना जो मैंने बताया, क्या बताया 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, वो डाटा इंपॉर्टेंट, S1 S2 मत लिखना, केवल वो लिखना। शाफ्ट के ऊपर जो प्रोटेक्शन रूफिंग लगाते हैं उसको सिंकिंग शाफ्ट में गाइड बोलते हैं, क्या नहीं, शाफ्ट के ऊपर जो लगाते हैं उसको केवल प्रोटेक्टिव रूफिंग ही करते, उसमें एक लाइन लिखा हुआ भेज रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट पिलर शैल नॉट बी लेस सेंटर ऑफ एडजेसेंट पिलर, सही है। अब बगल वाला एडजेसेंट पिलर का सेंटर से देखो, जो जब हम लोग पिलर का चौड़ाई मापते हैं ना, एक सवाल भेजा है कि जो पिलर का चौड़ाई कितना होगा, तो एडजेसेंट पिलर का सेंटर मतलब यहां से लेके यहां तक मापा जाता है, जो पिलर का चौड़ाई है ना वो एडजेसेंट पिलर का सेंटर से सेंटर मापा जाता है,
यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है सर, पिलर साइज में मिनिमम होगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ। इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम ही है। प्रिंसिपल ऑफिशियल मींस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर जो माइंस में ऊपर पोस्ट पर है वो, या फिर जो माइंस में ज्यादा टाइम से है वो। प्रिंसिपल ऑफिसर का सीनियर मोस्ट ऑफिसर पर्सन होता है ना, सीनियर होना चाहिए, पद पे नहीं, एज में, ठीक है, ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 30 साल से नौकरी कर रहा है, 25 साल से, तो 30 साल वाला को हम लोग चुनेंगे, 25 साल वाला सीनियर ऑफिशियल नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफिसर में हमेशा सीनियर व्यक्ति को ही रखना है, क्योंकि उसको माइंस के बारे में अच्छा से पता है। रिस्क का डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला, रिस्क का फॉर्मूला था कॉन्सिक्वेंस इंटू नहीं, कॉन्सिक्वेंस इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू हमारा क्या होता है, क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, और एक क्या होता है कॉन्सिक्वेंस, लाइक्लीहुड। वेरी गुड, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये इसको हम लोग क्लास में तो करवाएंगे, एक पार्ट में है तुम्हारा, उसमें हम लोग कैलकुलेट करें। लेस देन 20 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिस्क, मीडियम रिस्क के लिए 20 से 200 है, 200 से ज्यादा हुआ तो हाई रिस्क। कॉन्सिक्वेंस, एक्सपोजर एंड प्रोबेबिलिटी, तीन होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, एक्सपोजर और प्रोबेबिलिटी, तीन बात पे होता है, ठीक है। वेरी गुड। कॉन्सिक्वेंस, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस इनटू प्रोबेबिलिटी। रिस्क कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, रिस्क मतलब रिस्क कितना रिस्क है उसके बारे में देखो। रिस्क का ना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस इनटू प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, ये होता है। तो इसका वैल्यू होता है 10, इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है 10, और इसका वैल्यू होता है मैक्सिमम 5, ठीक है। इस तरह सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम आएगा 500। तो मैक्सिमम किसी का नंबर कितना हो सकता है, 500 हो सकता है, ठीक है, 500 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल, बहुत सारा पेज भेजा यार बच्चा लोग, एक पेज में लाल मार्क किया हुआ, जॉब रोटेशन फॉर द फिलिंग विच द यूज ऑफ द सुटेबल डस्ट रेस्पिरेटर। हाँ सही बात है कि उसको जॉब बदल बदल के करना, उसी को जॉब रोटेशन बोलते हैं। मोबाइल मशीनरी के बारे में क्या, वेरी रोडवे ऑन द सरफेस और बिलो ग्राउंड वेयर द मोबाइल मशीनरी माइन मशीनरी प्ले सेल बी रेगुलरली वेटेड, मतलब कहीं पर, मतलब मोबाइल मतलब जो गाड़ी आना जाना कर रहा हूं उसके बारे में मोबाइल मशीनरी बोला गया। तो डोंट बी सिंपल, सिंपल टर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर फ्लिटिंग, फ्लिटिंग इज स्टार्टेड बोला गया है, नो कटिंग और लोडिंग। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है फ्लिटिंग के बारे में समझा दे रहा कुंदन, तुम्हारा ही सवाल है। लिखा हुआ है नो कटिंग और द लोडिंग मशीनरी शैल बी, ठीक है, फिल्टेड और अदरवाइज मूव्ड विद द कटिंग और लोडिंग टूल्स इन द मोशन एक्सेप्ट टू द, एक्चुअली ना जो टर्म है ना कुंदन, ये तुम्हारा इसका रिलेटेड है, मतलब क्या मशीन से रिलेटेड, इसलिए थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ। सिंपल ही है पर कॉन्फिडेंस लूज कर, इसको रहने दो, मैं नेक्स्ट बार तुमको बताऊंगा। सर सीरियस बोडली, रिपोर्टेबल और माइनर किस फॉर्म में भेजते हैं, देखो सीरियस बोडली, रिपोर्टेबल का तो फॉर्म जे में जाता है, माइनर का फॉर्म के में जाता है, सीरियस का 4A 4B 4C में जाएगा। सर लाइट रिलेटेड क्वेश्चंस 2.1 करवा दीजिए। तो लाइट रिलेटेड हम लोग का टाइम है बाबू, अभी आएगा, हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिलेटेड। नोट्स 2.1 का पार्ट है, देखता हूं अगला क्लास में लाइट और इलेक्ट्रिक के पार्ट एक ही बार निपटा देंगे। अच्छा, बाईपास का साइज दिया हुआ है इसमें एक बच्चा, सर ऐसा हर रास्ता 1.8 मीटर से कम ऊंचा नहीं होगा और 1.2 मीटर से कम चौड़ा नहीं होगा। इसमें लिखा है बाईपास बनाया जाएगा ताकि, सिंपल तो बाईपास का तो मैंने वही सही लिखवाया है। इसमें और लिखा है शाफ्ट का इंक्लाइन का किसी मार्ग में दूसरे से 13.5 मीटर की दूरी कम नहीं होगी, ठीक है। और देखो इसमें ये क्या है ना, ये जो रास्ता इनटेक और रिटर्न को कनेक्ट करने के लिए दो शाफ्ट को, फिल्टेड को ना बाद में देखेंगे, ठीक है, दो रास्ता को कनेक्ट करने के लिए जो तीसरा रास्ता जोड़ा जाता है। एक सवाल इसका है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये एक इनटेक है, ये एक रिटर्न है, ठीक है, इन दोनों का बीच का दूरी 13.5 मीटर होता है, सबको पता है। और इसमें जो रास्ता रहेगा उसका साइज कितना होना चाहिए, इसका साइज क्या होना चाहिए, इनटेक और रिटर्न को कनेक्ट करने के लिए जो रास्ता होता है उसका साइज क्या होता है, 1.8 मीटर इंटू क्या होगा, 1.8 मीटर के साथ एक और फिगर है, ये साइज बोल रहा है, इसके साथ क्या होगा, 2 होगा ना 5 होगा, कौन बताएगा, 1.5 होता है। वेरी गुड, 1.8 एंड 1.5। तो इनटेक और रिटर्न को जब कनेक्ट करेंगे तो 1.5। और अगर एक ही चाणक है, मतलब इसी में अगर मान लो यहाँ पे चाणक, यहाँ पे जा रहे हैं, ये चाणक है, ठीक है, इसमें अगर मान लो इधर से हमको इधर जाना घूम, इसमें भी कोई रास्ता बनाना होगा, तो इसका चौड़ाई होगा 1.2 मतलब 1.8 इंटू 1.2, ये दोनों फिगर होगा। इसको बोलते हैं बाईपास, बाय बोलते हैं।
इसको बाईपास बोलते हैं, ठीक है। यही दोनों में अंतर है। लाइटिंग रिलेटेड नोट 2.1 फिर से सवाल है, दोनों कराएंगे हम लोग। एक्सप्लोडर क्या इंट्रिंसिकली सेफ होता है, क्योंकि वो वोल्टेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैप्लम क्या होगा, कैप्लम क्या होगा, कैप्लम क्या होता है, जैसे आजकल जो हम लोग कैप्लम इस्तेमाल करते हैं, जो आप लोग का एलईडी वाला है, सबका सब इंट्रिंसिकली सेफ है, ठीक है। पहले जो था वो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकल स्टैटिकली सेफ था, है ना। उसमें मतलब चार्ज को स्टोर करने पे वो ये कनेक्ट होता, डिस्कनेक्ट हो जाता। ये सवाल था अशोक माइनिंग सरदार, पता नहीं कौन सा भेजा। लेस देन, मोर देन, अप टू, ये सब नॉट मोर देन, इस सब में क्या अंतर। देखो लेस देन का मतलब, लेस देन का मतलब कम। बाईपास और पास बाय का जानना अच्छे से ना। एक काम करो, सुनो, कल क्लास में ना हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वर्किंग एट हाइट, ठीक है। कल एक चैप्टर होने वाला आप लोग को वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट में हम लोग वर्किंग एट हाइट के बारे में, साइज ऑफ रोडवे के बारे में, गैलरी के बारे में, रास्ता के बारे में जानेंगे। उसी में हम लोग पास बाय और बाईपास के बारे में एक साथ लिख पाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि दोनों रास्ता कहां होता है, ठीक है। अभी सिर्फ समझने के लिए इतना ही कर लो। देखो सिंपल समझ लो, जब चाणक का एक छोर से दूसरा छोर जाएंगे, ठीक है, तो चाणक का एक छोर से दूसरा छोर जाता है उसमें 1.2, और इनटेक और रिटर्न रास्ता का बीच का जो होता है 1.5, ठीक है, ये होना चाहिए। अब एक सवाल सिंपल है, जो चाणक से एक छोर से दूसरा छोर जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बाईपास। क्या नाम है बाबू, उसका नाम क्या है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन लीजिए सर, भेजा हूं। अरे तुम अभी भेजेगा, कहां से लेंगे, तुमको तो पहले भेजना था, अब कल लेंगे तुम्हारा सवाल। बाईपास, ठीक है। अब बताओ, अब बाईपास बोलते हैं ना, और एक छोर से दूसरे छोर, चाणक का एक साइड से दूसरा, हाँ मिलेगा, मिलेगा, सारा सवाल का जवाब मिलेगा, तुम्हारा भी मिलेगा विवेक, तुम भी भेजा है, हम देखें। मोर देन, लेस देन, और इस सब में कंफ्यूजन हो रहा ना, कंफ्यूजन। देखो लेस देन का मतलब होता है इससे कम, ठीक है। मोर लेस देन का मतलब होता है, ये जो सवाल है ना। अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, कल रिलैक्स ब्रेन से तुम लोग को समझाते हैं, तुम लोग भी रिलैक्स ब्रेन से समझना, ज्यादा बेहतर हो। इस सवाल को ना मैं रीसेंड कर देता हूं अपना ही, मतलब मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोल के मार्क कर देता हूं। इसको मैं कल क्लास में फिर से कवर अप करूंगा। सो इस क्लास के लिए थोड़ा सा तुम लोग धैर्य रखो इस चीज को समझने के लिए। कहां चला गया, ठीक है, ये वाला ब्रेन शांत होना चाहिए इसको समझने के लिए, तो भूखेंगे समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हारे पास है हिम्मत तो थोड़ा रुको, फिर मैं बताता हूं। दो निकासी मार्ग भूमिगत भाग में 1.8 मीटर ऊंची, 1.5 गैलरी बाईपास से ज्वाइन किया जाएगा। देखो दो जगह टर्म है, ठीक है, इनटेक और रिटर्न को जोड़ेंगे तो 1.8, 1.5, और अगर शाफ्ट का एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे तो उसको बोलेंगे, ठीक है, तो उसका होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें तुम्हारा, उसमें तुम्हारा हो जाएगा 1.5 और 1.8। सूर्यवंशी अशोक, तुम्हारा क्वेश्चन 131 रेवोल्यूशन आ रहा तुम्हारा सवाल। सर बहुत सवाल अभी बचा हुआ है, लगभग 15 सवाल अभी हो रहे थे। बोला व्हाट इज स्किप एंड हाउ डज इट वर्क। देखो स्किप मम्मी का सवाल है, रोल नंबर 244। देखो सिंपल सवाल है। जैसे स्किप जो होता है ना, स्किप में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग मटेरियल बाइंडिंग होता है, जैसे जैसे मेटल माइंस में तुम देखोगे ना, उसमें स्किप इस्तेमाल होता है। स्किप क्या होता है, स्किप का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर नहीं देखते हो कभी, और मैं भी देखा हूं तो मुझे भी भूला भूला लगता है, लगभग ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्किप जो होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है स्किप, तो इस तरह होता है। इधर भी गेट होता है, इधर भी, इधर से हम लोग डालेंगे, मतलब इधर से मान लो कि लोड किया हम लोग, लोडिंग इधर से होगा, और अनलोडिंग करने इधर गेट खोलोगे, सारा का सारा मटेरियल गिर जाएगा, ऐसा होता है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, बहुत दिन पहले डायग्राम बनाया हुआ ऐसा, मेटल माइंस में इस्तेमाल होता है। कोल माइंस में एक माइंस है एसीएल का, तुम्हारा बोगड़ा बोलकर सदग्राम एरिया में, वहां पे स्किप है, वो लोग इस्तेमाल करता है। और मुनिडी में माइंस में भी है शायद स्किप। वो लोग क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आदमी नहीं चढ़ेगा, इसमें जब भी होगा मटेरियल का ही लोडिंग अनलोडिंग होगा, इसको स्किप बोलते हैं। हाँ मुनिडी में, ठीक है, मुनिडी में है, मैं बताया मुनिडी में। तो स्किप होता है। हाउ डज इट वर्क, इसमें कुछ नहीं होता, ये सिंपल जैसे केज है ना उसी तरह होता है। एक बार में से पूरा लोड करते हैं, इतना लोड करना पूरा ऊपर तक, फिर सरफेस पे लाके इसको अनलोडिंग कर देते हैं, एक बार में खाली हो जाता है। मतलब इसमें ऐसा होता है ना, ऐसा लगा, इसको बनाए ऐसा क्या है ना, इसमें ऐसा करके रखा है, मतलब खाली करोगे ना धाए देवर पूरा का पूरा खाली होकर निकल जाएगा, जैसे खोलोगे तुरंत खाली हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत, फिर नीचे चला जाएगा। इसको इसकी बात है। रेगुलेशन 171.2 समझा दीजिए बाबू। देखो एक बार आपको मैं बार बोलता हूँ कि जब भी पॉइंट भेजो तो उसके साथ उसका कॉपी भी भेजो, ताकि हम उसको देख पाएंगे कौन सा है। 159 का थर्ड पॉइंट, 159 में थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, प्रत्येक हवा फाटक के फ्रेम
रास्ते की चाल काथे के बीच 25 सेंटीमीटर। देखो इसमें बोला जा रहा है, देखो जब हम लोग देखो जहां पर वेंटिलेशन डोर लगाएंगे 150 कितना है 159 का 3, ये 159 का 3 है सवाल। इसमें बोला जा रहा है कि मान लो वेंटिलेशन स्टॉपिंग, यहाँ पे डोर लगेगा तो काथी और डोर के बीच जो भी दीवार होगा इसका मोटाई 25 सेंटीमीटर मोटा होगा, ये थिक होगा। कितना थिक होगा 25 सेंटीमीटर मोटा थिक दीवार बनाएंगे, इतना होना चाहिए, यही बात बोला जा रहा है। किसका सवाल है, रेगुलेशन नंबर 171.2 और 3, ये 171 का 2 और 3 भेज दिया है। खान की गैसों में समान सावधानियां, 2 में क्या दिया हुआ है, कोई वर्किंग या सूत गैलरी निकट वेंटिलेशन से 3 मीटर से अधिक दूर नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि अग्निरोधी पाइप ट्यूब पेटिस क्लॉथ 3 मीटर के अंदर फोर्सिंग किया जाए। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है कोई भी मूल सूंग, ठीक है। देखो मेन बात कहना है कि कोई भी गैलरी जो है ना, कोई भी गैलरी नैरो गैलरी, पहले तो एक बात है समझ लो, जैसे तुम मेन हेडिंग चला रहे हो, कहीं पर भी चला रहे हो, ऐसे चलाते हम लोग डेवलपमेंट में, तो कोई भी हेडिंग ना हम लोग कोर्सिंग करके फेस से 3 मीटर तक रखेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा 3 मीटर के अंदर रखना पड़ेगा, यानी कोर्सिंग भी करोगे तो 3 मीटर तक कोर्स होना चाहिए, ये बात। दूसरा बात क्या बोला है, अगर ऐसे मान लो कोई मेन गैलरी चला है और उसके बाद तुमको एक छोटा सा गैलरी अलग से चलाना पड़ता है किसी भी उद्देश्य, तो 3 मीटर से ज्यादा नहीं चलेगा। यही दो बात है, समझ में, कि कोर्सिंग जो करेंगे फेस से 3 मीटर तक कोर्सिंग कर देना पड़ेगा पर्दा से, ताकि हवा वहां तक पहुंच पाए, और दूसरा ये होना चाहिए। यही दो सवाल था तुम लोगों का। और क्या सवाल है, अब आज का कुछ सवाल आया हुआ था, कल का ही था। सर मेरा क्वेश्चन है, सर आप 7 बजे को बोल के 7:15 पर क्यों स्टार्ट करते हैं, और सर 6:45 टाइम दीजिए, सर आते आते 7 हो जाएगा। देखो वो इतना टाइम है नहीं मेरे पास, है ना, रोल नंबर 2076 जो भी बच्चा का सवाल है, जो भी पॉइंट है, इतना है नहीं, है ना, इतना डेडिकेटेड, क्योंकि देखो हर चीज में ना पढ़ाने के लिए भी टाइम चाहिए, पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सर आए बरस किए और पढ़ाने स्टार्टिंग कर दी, तो ऐसा पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी किसी दिन आज जैसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, कल पूरा पढ़ कर आए फिर पढ़ाए, आज नहीं पढ़ पाए, आज गए मार्केट, फैमिली वाला हूं यार, ऐसा थोड़ी ना है कि अनाथ हूं अकेला हूं घर में, वो नहीं है जीवन में जैसे तुम लोग सोचते। तो हर चीज के लिए ये है, ठीक है, इसके साथ ही तुमको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, है ना, सिंपल बात। और बहुत स्ट्रॉन्ग बात मैं बोलने वाला था, और बहुत प्यार से मैं बोला, ठीक है, और नहीं बोला, बच्चे हो ना भी नहीं समझते हो इस बात को, नहीं समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें मैं जीवन में कभी प्रोफेशनलिज्म को नहीं लाया, स्पेशली मतलब माइनिंग पढ़ाते समय भी प्रोफेशनलिज्म को नहीं लाया। तुम लोग नोटिस करते हो, कभी नहीं लाया। बोले सर कैसे नहीं लाया, सर आप तो प्रोफेशनली फीस मांगता हूँ, लेकिन आज तक कभी मैंने सप्ताह में 4 दिन बोला, 4 दिन पढ़ा के नहीं छोड़ दिए, 1 घंटा बोल के 1 घंटा पढ़ा के नहीं छोड़ दिए, ऐसा नहीं हुआ है। जितना भी बोले मिनिमम पढ़ाए, है ना। ये जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ ये मैक्सिमम, मतलब मेरा प्रोफेशनलिज्म नहीं, मुझे प्रोफेशनल मत बनाओ। अगर हम बन गए तो तुम्हारा बहुत नुकसान है, हर स्टूडेंट का नुकसान है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे लोगों को कुछ ज्यादा देने का मौका मिल रहा है, तो मेरे से जितना बेस्ट होता मैं देता हूँ। सो डोंट गाइड मी कि सर ये करिए वो करिए, टाइम के मामले में स्पेशली, है ना, वो सब चीज के बारे में हाँ तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरा सलाह है, मेरा निवेदन आपसे इस चीज के बारे में, पर पॉसिबल नहीं। अगर तुम्हारा रिक्वेस्ट है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये कि 6:45 कर दूं या 7:45 कर दूं, मेरा जितना हो पाया मैं कर दूं। चलो नेक्स्ट है प्रदीप कुमार मंडल का एक सवाल है, वो बोला है सर पीएमई के बारे में थोड़ा सर समझाती, उसमें सारा का सारा बात बोला है। इसमें तुम्हारा जैसे गोला माटी में जो व्यक्ति का जो एक्सरे जो होता है वो 3 प्रति वर्ष, जैसे तुम्हारा क्या होता है तो 6 महीना में उसका मल का जांच करते हैं, ड्राइवर का प्रति वर्ष, क्या समझाना है, हिंदी में तो लिखा हुआ है कि जो एचईएमएम का ऑपरेटर होगा उसका हर साल दृष्टि का जांच होगा, जो ठीक से देख पा रहा है कि नहीं, तो सब करवाएं क्लास में। फिर जो किसी भी व्यक्ति का जो तुम्हारा ये है, जो तुम्हारा क्या बोलता है मैंगनीज वगैरह से ये सब में काम कर रहा है, हर चीज के बारे में ना मैंने अच्छे समझा दिया है, ठीक है, सारा चीज के बारे में समझा चुका हूं। मतलब इसमें क्या क्या चीज के बारे में जांच के बारे में लिखा वही लिखा हुआ है, कुछ है ही नहीं। शीशा से प्रभावित व्यक्ति के लिए प्रतिवर्ष रक्त लेड मात्रा जांच की जाएगी। अगर मान लो कोई शीशा ऐसा कंपनी से, ये सब तुम्हारे लिए है नहीं, ये माइंस रूल ना पूरा देश के लिए, तो ये सारा पॉइंट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए गोला माटी वाला और एचईएमएम वाला। एचईएमएम के लिए प्रति साल में एक बार करके जांच होगा, और गोला माटी वाला 6 महीना में करके उसका स्टूल्स का जांच करेंगे, ताकि उसके स्टूल्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना। और रेडियोधर्मी विक्रम से प्रभावित व्यक्ति का प्रतिवर्ष का ब्लड काउंट किया जाएगा, उसका ब्लड काउंट होता है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह कितना है उसका काउंटिंग होगा, वो चेक किया जाएगा। बस ये 3 है, 6 महीना में उसका स्टूल्स का जांच करना है, और उसका ये
डिस्कशन क्लास कुछ दिन स्टॉप करा के आगे ले जाइए सर, डर लग रहा है। ठीक है, एकदम सही, उचित सवाल, उचित पॉइंट है कि जो डिस्कशन क्लासेस चलती है सच में थोड़ा सा कम किया जाए और इसको पहले कोर्स बढ़ा के फिर डिस्कशन किया जाए। तो अभी हम लोग उसी पे फोकस किए हुए हैं और एग्जाम के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम को भी कुछ दिन स्किप किया जाए तो कोई नुकसान नहीं। गोपाल कुमार का सवाल है सर अबाउट टेली मॉनिटरिंग सिस्टम। टेली मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है? एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम है। जैसे ओपन अंडरग्राउंड माइंस में तुम देखते हो कि फेस में कोई इक्विपमेंट चल रहा है, मान लो कंटिन्यूअस माइनर चल रहा है। अब उस कंडीशन में ना उसमें इतना डस्ट होता है कि कोई व्यक्ति जाके फेस में नहीं माप सकता। तो उस मशीन में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो क्या करता है, जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है, उस फेस के बारे में जानकारी देता है कि क्या है। उसका कंट्रोलिंग दो जगह से होता है, फेस में भी होता है और साथ ही साथ सरफेस में होता है। सरफेस में एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, इसमें दिखाया जाता है इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें सेंसर लगा होता है फेस के पास, तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हुए सरफेस पे रीडिंग देता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं टेली मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, एक बच्चा 2-3 पन्ना का नोट्स भेजा है, स्टेप्स ग्रेडियंट वाला। अच्छा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुबारक हो। ठीक है, नेक्स्ट है सर ओवरमैन हैंड प्लान आरएफ कितना होना चाहिए? तो 500:1 होता है नॉर्मली, यही हम लोग बनाते हैं। सर हमेशा ओटी भरे, सर हमसे ओटी भरने में बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या करें सर? फर्स्ट एड सर्टिफिकेट पर अपना सिग्नेचर नहीं कर पाए, प्लीज उपाय बताएं। डियर स्टूडेंट, सब गलती मत करो। तुम 2 दिन, अभी 22 तारीख तक टाइम है, तुम अच्छे से एनालिसिस करके सुन के सोच समझ के भरो। जो बच्चा अप्लाई नहीं किया अच्छे से एनालिसिस कर लो। मैं बार बार बोला हूँ, अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो तुमको यूट्यूब में ज्ञान देंगे कि ऐसे भरो, ऐसे भरिए, ऐसे भरिए, आपको समझाएंगे, बाबू सोना बोल के समझाएंगे। तुम उन लोगों का क्यों पेट में लात मारते हो? एक बार वीडियो देख लो क्या वो बोल रहे, उसके बाद भरो। ये सब चीज के लिए ना ये नहीं। और ऐसा किसी का भूल हो जाता अगर लगता है कि नहीं मेरे से बहुत बड़ा वंडर मिस्टेक हो गया, सिंपल सॉल्यूशन, कुछ मत करो, फिर से अप्लाई करो, फिर से अप्लाई करो, नया रजिस्ट्रेशन करके फिर से अप्लाई करो, पुराना वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, नया वाला तुम्हारा वैलिड रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक बार अगर कांटेक्ट हो पाए वहां पे तो बोर्ड एग्जामिनेशन से बात कर, इस तरह से हुआ है सर, हम क्या करेंगे। ठीक है, किसी और से बात मत करो, इधर उधर थर्ड पार्टी नहीं,